आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, स्पेशली मुझे क्वेश्चन यूपीएससी हर बार एक मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से जजमेंट है जिन्होंने संवैधानिक नैतिकता की स्थापना की, या सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से जजमेंट है जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आजकल पर्यावरण के मुद्दों को संवैधानिक बना रहा है या पर्यावरण के मुद्दों को संविधानीकरण कर रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो के थ्रू बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फायदा उठाएं। इस वीडियो के अंतर्गत लगभग लगभग 30 से 40 सुप्रीम कोर्ट के फेमस डिसीजन है, उनकी एक लिस्ट पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू आप उस टेलीग्राम चैनल से अपनी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मतलब वो पीडीएफ देखो, सिंपल सी है पीडीएफ में अपने ही नोट्स है, किसी के नोट्स नहीं। ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने मेंस के लिए इनको यूज किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उनको यूपीएससी बेसिकली पूछती है। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये जजमेंट आपके प्री के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इनको मुख्य रूप से हम यहाँ अच्छे से देखेंगे और कुछ फेमस जजमेंट है उनको आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट जो आर्टिकल 19 को लेकर के, आप जानते हैं आर्टिकल 19 में विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता को लेकर के सबसे ज्यादा मुद्दा आता है। तो आर्टिकल 19 को लेकर के सबसे पहला महत्वपूर्ण केस था निर्वाचन आयोग वर्सेज विजय भास्कर। निर्वाचन आयोग वर्सेज विजय भास्कर केस जो 2021 में आया था, नया ही रिसेंट केस था। और इसमें मुद्दा ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अदालती कार्रवाई की टिप्पणी को प्रतिबंधित कर सकता है या नहीं। ये एक मुद्दा था कि क्या चुनाव आयोग है, अगर कोई अदालत किसी प्रकार की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी करती है तो उसको रोक सकता है या नहीं रोक सकता, जो चुनाव को प्रभावित करती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया निर्वाचन आयोग वर्सेज विजय भास्कर बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्रवाई की यदि आप मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग करोगे तो वो आपके आर्टिकल 19(1)(a) के पार्ट के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट मानी जाएगी, अर्थात उसे प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए न्यायिक कार्रवाइयों की प्रिंटिंग रिपोर्ट आपके आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है। ध्यान रखना, ये प्री में आ सकता है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा मामला अमीश देवगन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में। इसमें मामला क्या था, आर्टिकल 19(1) से ही संबंधित था। इसमें बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं यदि किसी का एक्सप्रेशन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करता हो, तो ऐसे मामलों में आप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बात मामला सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के 2020 के मामले में बोला था। एक फेमस केस आप सभी जानते हैं, श्रेया सिंघल का केस था, 2015 में आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरनेट के माध्यम से यदि आप भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते हो तो उसका पूरा अधिकार है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से मान लो आप किसी प्रकार का पेशा करते हो, कोई व्यवसाय करते हो, कोई अगर किसी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो उसकी आपको आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(8) के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात 1 डेट नहीं, इसको बोलेंगे 1 ई, वो जो आपका लास्ट लास्ट का है आपका, जिसमें व्यापार की अधिकार दिया गया है, तो उसके अंतर्गत अगर आप इंटरनेट तरीके जैसे कोई ओला उबर चला रहा है और किसी जगह इंटरनेट लॉकडाउन हो गया, इंटरनेट का शटडाउन कर दिया, तो वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपके व्यवसाय का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट रूप से कही और साथ ही बोला कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(a) को असंवैधानिक बता दिया, जिसके अंतर्गत ये प्रतिबंध था कि कोई व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है यदि वह इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता था। तो आर्टिकल 66(a) की जो धारा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इंटरनेट के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने आर्टिकल 19(1)(a) का यूज कर सकते हो। ठीक है। अगला केस था इंडियन एक्सप्रेस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 में केस आया था इंडियन एक्सप्रेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समाचार पत्रों पर, न्यूज़पेपर पर यदि सरकार टैक्स लगाएगी तो आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन होगा, अर्थात न्यूज़पेपर आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ये बात इंडियन एक्सप्रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी।
ठीक है। अगला एक मामला आया था, बहुत पुराना मामला था, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअली में इसमें मामला क्या था कि दवा को रेगुलेटिंग, जो आयुर्वेदिक दवा है उसको रेगुलेटिंग को लेकर के सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। तो जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक जो संस्थाएं थी, उन्होंने बोला कि नहीं, सरकार इसमें ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं को रेगुलेटिंग किया जा सकता है, यह सरकार का अधिकार है। सरकार क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक दवाओं को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उससे संबंधित आपका केस था हमदर्द दवाखाना से यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किससे संबंधित है आपको बताएं, आर्टिकल 19(1) और उसके अंतर्गत जो आपका ABCDEF एफ है, जिसमें व्यापार की एफ एफ तक जो व्यापार की स्वतंत्रता है, एफ ने जी जी लास्ट लास्ट में जो आपके व्यापार की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत ये आता है। अगला है रमेश रमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य। ये आपने अच्छे से देखा होगा, रमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य बहुत फेमस केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है। अर्थात प्रेस की एक्ट, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस की बात होती है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो आपकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है। ये सारे जो जजमेंट थे वो आर्टिकल 19(1)(a) को लेकर के स्पेशली थे। इन जजमेंटों को यूपीएससी पूछ सकती है, प्री में पूछ सकती है, मेन से पूछ सकती है कि कौन कौन से जजमेंट थे जो आर्टिकल 19 की उचित व्याख्या करते हैं, या वो कौन से जजमेंट है जिनके अंतर्गत ये स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर। अगला रिजर्वेशन को लेकर के अगर मुद्दे हैं, तो रिजर्वेशन को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें है एक M.R. बालाजी वर्सेज मैसूर राज। ध्यान रखना, M.R. बालाजी वर्सेज मैसूर राज 1963 में केस आया था, जिसके अंतर्गत मैसूर था उस समय, उस मैसूर के द्वारा ओबीसी के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 68% तक रिजर्वेशन दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। ध्यान रखना। तो M.R. बालाजी वर्सेस मैसूर राज भी बोला कि भाई आप मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसके बाद रिजर्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण केस था इंदिरा साहनी केस, जो मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। मंडल आयोग आने के बाद संसद के द्वारा ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी, और जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। पहला डिसीजन क्या था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो 27% होगा। दूसरा, क्रीमिलियर, ओबीसी को रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि सबको ही रिजर्वेशन मिलेगा, जो व्यक्ति क्रीमिलियर के बाहर, क्रीमिलियर में आएगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अर्थात एक निश्चित क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि 8 लाख या उससे अधिक की इनकम वाला व्यक्ति हो। क्रीमिलियर का पैरामीटर समय समय पर डिसाइड किया जाता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा वाला व्यक्ति है तो उसे हम ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं देंगे। इसके अलावा बोला कि जो रिजर्वेशन है उसकी सीमा 50% से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। आप रिजर्वेशन दो, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा बोला ST SC को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ST SC को भी इंदिरा साहनी केस में बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के केसों को, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केसों को बहुत बार चेंज किया। जैसे रिजर्वेशन की सीमा वर्तमान में कितनी हो गई, 60% हो गई। किसके द्वारा, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा पदोन्नति में अगर बात करूं, इसके अंतर्गत सुप्रीम जो आपके केस थे पदोन्नति में रिजर्वेशन है, ये आपके 81 एंड 82 अमेंडमेंट के द्वारा, 82, 81 एंड 84 के द्वारा इनको संसद ने चेंज कर दिया। बोला कि एसटी और एससी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 77वां संसद ने 77वां, 81वां, 82वां और आपके 85वां संविधान संशोधन किया, जो रिजर्वेशन से संबंधित था। उन उन 4 संशोधनों को चुनौती देने के लिए 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। उस केस को बोला गया M नागराज वर्सेज अन्य केस। ये 2006 में केस आया। 2006 में इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, आपका 77, आपका 85, आपका 81 और 82वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बोले सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ST SC को पदोन्नति में आरक्षण दिया सकता है, ये भी माना। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी को रिजर्वेशन देते समय 3 पैरामीटर फॉलो करोगे। पहला पैरामीटर
कि जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो स्पेशली उसका पिछड़ेपन का डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि वो कास्ट या वो एसटी एससी पिछड़ी हुई है और उसका विशेष प्रतिनिधित्व पूरे प्रशासन में नहीं। दूसरा, रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में 50% की सीमा क्रॉस नहीं करना चाहिए। और तीसरा, रिजर्वेशन इस हद तक नहीं दिया जाए कि वो आपकी प्रशासनिक दक्षता को उल्लंघन कर दे, अर्थात रिजर्वेशन देते समय कुछ पैरामीटर रखें जिससे कि प्रशासनिक दक्षता का उल्लंघन ना हो। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज केस में बोला। उसके बाद जर्नैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण केस 2008 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एम नागराज केस में जो 3 शर्तें दी गई थी उसमें एक शर्त हटा दी, डाटा कलेक्टर की अनिवार्यता। भाई आप डेटा कलेक्शन आपको नहीं करना है, ये 2 शर्त ही बरकरार रखी थी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला इसमें एसटी एससी के लिए प्रमोशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए, हालांकि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एक केस आपका था। इसके अलावा जनहित अभियान वर्सेज भारत संघ केस, ये आपके 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के था। और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वैधानिक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि उसको जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है वो जनरल कैटेगरी का ही रिजर्वेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान वर्सेज भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त लाद दी। बोला कि आप रिजर्वेशन तो दे सकते हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से छवि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके बाद आया बी के पवित्रता वर्सेज भारत संघ 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नति में एसटी एससी की परिणामी वरिष्ठता को बरकरार रखा जाए। परिणामी वरिष्ठता का मतलब है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति मान ले लेवल 1 पे है और कोई एक तो लेवल 1 पे है, एक लेवल 2 पे है। एसटी और जनरल की अगर बात हो रही है, जनरल कोई कैंडिडेट लेवल 1 पे 2010 में आया, एसटी कैंडिडेट 2012 में आया, लेकिन क्योंकि एसटी का कैंडिडेट रिजर्वेशन में प्रमोशन होने की वजह से 2015 में कहा चला गया लेवल 2 में। तो इस आधार पे कहा गया है कि आप इसकी सीनियरिटी इस लेवल 2 से कैलकुलेट करोगे, ना कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो 2010 में जनरल की हुई थी। इसलिए परिणामी वरिष्ठता को इसमें ध्यान में रखा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को लेकर के जुड़े हुए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण संशोधन आया था 1951 में पहली बार संकरी प्रसाद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संसद आर्टिकल 368 का यूज करते हुए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान, ये केस आया था 1965 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल, इसमें भी सेम बोला, सेम क्या बोला कि आर्टिकल 368 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन की शक्ति कर सकता है और संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। लेकिन ये बात बोली गई कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, और बोला कि संशोधन आर्टिकल 32 के अंतर्गत विधि नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 में बोला गया कि कोई भी विधि फंडामेंटल राइटों को चेंज नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपकी 13(2) में आता ही नहीं, इसलिए उस पर ये शर्त लागू होती ही नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मामला बदल गया 1967 में गोलकनाथ बाद। गोलकनाथ बाद वर्सेज पंजाब राज्य ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया और लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत गोलकनाथ की जमीन जब्त कर ली, यानी जब्त इन द सेंस कुछ चकबंदी हदबंदी करके अपने पास कर लिया। गोलकनाथ जी सुप्रीम कोर्ट गए, आर्टिकल 31 के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, और रिट में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ का तो मामला, खैर गोलकनाथ का मामला तो बोला कि गोलकनाथ का जो कर लिया आपने कर लिया, उसको छोड़ो, लेकिन आगे बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संसद आर्टिकल 368 के आधार पर फंडामेंटल राइटों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 32 के अंतर्गत 13 के 2 पार्ट के अंतर्गत विधि मानी जाएगा। आर्टिकल अगर विधि मान लिया तो वह संविधान संशोधन नहीं कर पाए। ये बात गोलकनाथ केस में हुई। अर्थात गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, 24वां संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन करके
आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक चौथा पार्ट जोड़ा और आर्टिकल 68 के अंतर्गत पांचवा पार्ट जोड़ा, और क्या बोला, 13 के 4 अंतर जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सॉरी 24वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि 13(2) के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आएगा, अर्थात संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है, और विधि में शामिल नहीं होगा तो संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार 68 के 5 में भी यही पैरामीटर जोड़ा 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की संसद है वो उसको 368 में शक्ति प्राप्त है, और 368 की संविधान संशोधन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट संसद की पूर्ण शक्ति है, उसका वो संशोधन के लिए यूज कर सकता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन के अंतर्गत फंडामेंटल राइटों में संशोधन कर दिया, स्पेशली आर्टिकल 31। इसके बाद 26वां संविधान संशोधन किया, 27वां संविधान संशोधन किया, बैक टू बैक संविधान संशोधन किए। इन चारों संविधान संशोधनों के विरुद्ध रिट लगी सुप्रीम कोर्ट में, किसके अंतर्गत, केशवानंद भारती केस। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आपने जो संविधान संशोधन किया है 24वां, 25वां, 26वां जो भी किया है वो तो ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत एक डिसीजन दिया, और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ये था कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकती, और यहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अंतर्गत संसद की पावर को लिमिट कर दिया, और यहीं से आपका बेसिक स्ट्रक्चर आया केशवानंद भारती केस। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद है वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है मिनर्वा मिल्स बाद 1980। मिनर्वा मिल्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में, या इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया 1973 में, और मिनर्वा मिल्स में बोला कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्ति को क्या कर दिया, लिमिट। इसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल 25 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रकार के डिसीजन। इंडियन यंग एंड लॉर्ड्स ये एक एसोसिएशन है जो महिलाओं के लिए काम करता है। इस एसोसिएशन ने केरल सरकार के एक कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। और केरल सरकार का कानून क्या था, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल एक्ट की धारा 3B में बोला गया था कि सबरीवाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL के अंतर्गत इस केस को सुना, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं सबरीवाला केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि केरल विधानसभा का यह कानून की धारा 3B एकदम सही नहीं है, इसलिए इसको हम असंवैधानिक घोषित करते हैं। ठीक है, अगला आता है आपके MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस 1954 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सामाजिक सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए हम किसी भी व्यक्ति की सर्चिंग कर सकते हैं। इसे अगर किसी व्यक्ति की हम सर्चिंग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के निजी अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला आया मेनका गांधी केस 1978, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, और इसी जजमेंट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है वो केवल ऐसा नहीं कि फिजिकली बॉडी का अधिकार है, व्यक्ति के शरीर का अधिकार नहीं, बल्कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन के लिए व्यक्ति को पर्यावरण भी स्वच्छ चाहिए, व्यक्ति को एजुकेशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, अपने आधार से चयन करना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस व्याख्या के बाद एक के बाद एक आर्टिकल 21 में आपके नए नए अधिकार जोड़ता गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी इसमें कि आर्टिकल 21 में व्यक्ति के जो अधिकार है वो गरिमापूर्ण जीवन, और गरिमा के लिए तो आज व्यक्ति को हर चीज चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को मतलब रोजगार भी चाहिए, खान पीन भी चाहिए, तो हर चीज इसमें आ गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फिर क्षेत्राधिकार बढ़ गया, और इसलिए आप देख सकते हो कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार इसमें जोड़े गए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आया हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि त्वरित सुनवाई करना आर्टिकल 21 का हिस्सा है, क्योंकि अगर त्वरित सुनवाई नहीं कर रहे हो तो एक गरिमा के जीवन का अधिकार होगा, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए त्वरित सुनवाई का अधिकार किसमें आया, हुसैन नारा खातून वाद में।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस आया था एक, आप सभी जानते हैं, के एस पुट्टास्वामी वाद। के एस पुट्टास्वामी वाद के अंतर्गत आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार की बात कही। बोला कि निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना उसका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद आया परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह 2021 का केस है, जिसमें बोला कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। तो पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे की सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट मृत्यु दंड को लेकर आया कि मृत्यु दंड बना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें वो जजमेंट याद रखने जो मृत्यु दंड से जुड़े हुए। देखो, अगर डेथ वारंट वाली मैं बात करूं तो सबसे पहले केस आया था 1973 में जगमोहन सिंह वर्सेज यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि देखो, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता में बनाए रखनी है, तो अभी हम लोगों के मन में, आतंकियों के मन में या गलत अपराध करने वाले लोगों के मन में डर को बनाए रखने के लिए मृत्यु दंड को वैध बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मृत्यु दंड होना चाहिए। किस केस में? जगमोहन सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का केस था 1973। उसके बाद आया था बच्चन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मृत्युदंड को बनाए रखना जरूरी है, परंतु मृत्युदंड का प्रयोग दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। हर किसी मामले में मृत्युदंड ऐसा नहीं है कोई ने पॉकेट मारे आप मृत्युदंड दे दो, ठीक है ना। तो बोला है कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ, रेयर से रेयरेस्ट सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद आया मच्छी सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। मच्छी सिंह वर्सेज पंजाब राज्य केस आया था 1983 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मृत्युदंड को बनाए रखना जरूरी है, परंतु मृत्युदंड को डिसाइड, किसी भी केस में आप किसी को डेथ वारंट दे रहे हो तो 5 पैरामीटर दिए गए हैं, और इन्हीं 5 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों के द्वारा मृत्युदंड को सुनाया जाना। तो ये बात मच्छी सिंह केस वर्सेज पंजाब राज्य। इसके बाद 1983 में एक और केस आया था जिसका नाम था टीवी वातीश्वरन। टीवी वातीश्वरन साउथ का केस था, तमिलनाडु राज्य में एक केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मृत्युदंड देना कोई बड़ी बात नहीं, मृत्युदंड आप दे सकते हो, लेकिन मृत्युदंड का क्रियान्वयन करना आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन। जैसे क्यों? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को बोला कि भाई आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, उसके बाद 2001 में उसकी घोषणा करी और उस व्यक्ति को दिया आप 2020 में मृत्युदंड। वो व्यक्ति 20 साल तो डर के भय में ही जीता है कि आज नहीं कल मेरा मृत्युदंड हो जाएगा, परसों। इससे अच्छा है कि आप उसको तुरंत मार दो, तुरंत उसको दे दो। जब आपने उसको डेथ वारंट इशू कर दिया ऑर्डर, तो फिर उसमें डिले क्यों? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला टीवी वातीश्वरन मामले में कि अगर किसी का मृत्युदंड आपने दिया है और उसको डिले कर रहे हो तो ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन। ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछ ले मिलान के लिए। अगला मामला है स्वामी श्रद्धानंद वर्सेज कर्नाटक राज्य। इसमें बोला कि अगर सिचुएशन आप देखें और आपको लगता है कि मृत्युदंड आपके लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड यानी कि न्यायपालिका मृत्युदंड को आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट कर सकती है, बदल सकती है। ये बात आपके मृत्युदंड से जुड़े हुए मामले थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपको पता है, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा के लिए जरूरी है। इसलिए मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य 1989 का एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपके गरिमापूर्ण जीवन का एक अधिकार है, ठीक है। इसके बाद किएतो होनोहलवाद को आप सभी जानते हैं, 1992 में आया था। किएतो होनोहलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि यदि मामला यह था कि किएतो होनोवाल की मामले की आप कहानी सुनते हो, मैं बता देता हूं आपको स्टोरी थोड़ी सी। किएतो होनोहल अरुणाचल प्रदेश की, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य की विधानसभा के सचिव थे। विधानसभा कौन था? सचिव थे। विधानसभा का क्या है? सेक्रेटरी था। जैसे विधानसभा का, संसद का, लोकसभा का सेक्रेटरी होता है, राज्यसभा का सेक्रेटरी होता है, ऐसे ही विधानसभा का सेक्रेटरी होता है जो पूरे प्रशासनिक कार्यों को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें वहां की जो नॉर्थ ईस्ट की एक राज्य की विधानसभा थी, उसमें मुख्य रूप से मुझे लगता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का था ये तो केस, या अरुणाचल प्रदेश का था, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में था। इसमें क्या था कि वहां की विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा कुछ सदस्यों को क्या कर दिया, दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी पाते हुए उनको बर्खास्त कर दिया। वो सदस्य पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने उन सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और बोला कि आपको, मैं अध्यक्ष को यह आदेश देता हूं कि अध्यक्ष आपको तुरंत अपने पद पर आपको पुनर्बहाल करें, अर्थात आपकी सदस्यता जो रद्द की है उसको समाप्त करें। उस विधानसभा के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं माना। उसने बोला कि विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट मुझे ऑर्डर देने वाला होता कौन है? सुप्रीम कोर्ट का काम न्यायपालिका में है, विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना अध्यक्ष ने। जब अध्यक्ष ने ऑर्डर को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विधानसभा के सचिव को बुला लिया, भाई आइए। वो तो प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते, प्रशासनिक अधिकारी सचिव था, इसको बुला लिया और पूछा भाई क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? तो किए तो होनोहल जी ने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपका आदेश मानूं या उसका आदेश मानूं, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत मैं काम करता हूं, मैं उसी का आदेश माना है। तो उसने फिर अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, किए तो होनोहल, और किए तो होनोहल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, भाई मेरा डिसीजन, मैं किसके पक्ष में हूं, मेरी क्या गलती? सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन में ये बोला कि अध्यक्ष का कार्य यदि संसद की कार्रवाई तक है तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अध्यक्ष जब दल बदल कानून के अंतर्गत डिसीजन देता है तो वह उसकी अर्ध न्यायिक प्रणाली का पार्ट माना जाता है, और न्यायिक प्रणाली का रिव्यू करना मेरा अधिकार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के निर्णय को रिव्यू करने को वैध ठहराया, बोला मैं अध्यक्ष के निर्णय को रिव्यू कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी अध्यादेश से संबंधित बहुत सारे केस। एक्चुअली में क्या होता है, अध्यादेश का बहुत बार मिसयूज हुआ है संसद की गरिमा को कम करने के लिए, विपक्ष को। अभी आपने देखा होगा दिल्ली को लेकर के अध्यक्ष एक अध्यादेश लेके आए। अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि भाई दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और देश के लिए बहुत इमरजेंसी किसी कानून की जरूरत है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हाँ अब बिल्कुल कानून की जरूरत है, तो ही ऐसी सिचुएशनों में आप अध्यादेश ला सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश एक तरह से कार्यपालिका का कानून होता है, जबकि लोकतंत्र में कार्यपालिका को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। कानून बनाने की शक्ति आपकी संसद के पास है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से आप बार बार अध्यादेश ला रहे हो, इसका मतलब है कि आप संसद की कानून बनाने की शक्ति को इग्नोर कर रहे हो। जो काम संसद को करना चाहिए था वो काम कौन कर रहा है? कार्यपालिका। इसलिए जब इस अध्यादेश को बार बार रिपीट किया जा रहा था तो डीसी बांधवा केस वर्सेस बिहार राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि अगर कोई अध्यादेश आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो उस अध्यादेश को मैं असंवैधानिक घोषित कर दूंगा, क्योंकि अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति होती है। क्या बार बार कोई आपातकालीन स्थिति आएगी? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में डीसी बांधवा केस में स्पष्ट बोला अध्यादेशों की पुनरावृत्ति असंवैधानिक है, अर्थात एक ही मुद्दे के अध्यादेश को आप बार बार नहीं ला सकते। दूसरा है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस बिहार राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी वही बोला कि आप पुनरावृत्ति नहीं ला सकते, एक ही मामले की पुनरावृत्ति नहीं होती। एक और केस है इसमें, आरसी कूपर बांध, ये 1969 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि देखो अध्यादेश के लिए सबसे जरूरी है राष्ट्रपति की संतुष्टि, और राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब होता है राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति है, कानून लाना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मंत्रिपरिषद की संतुष्टि का मतलब है सरकार की संतुष्टि, तो सरकार तो कब भी ला सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आरसी कूपर बाद में कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश ला रहा है तो उसकी संतुष्टि को मैं रिव्यू कर सकता हूँ, उसने सही ढंग से संतुष्ट है या नहीं, अर्थात वो क्या सच में आपातकाल की वजह से ला रहा है या उसका मिसयूज कर रहा है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की संतुष्टि को भी रिव्यू कर सकता है रिगार्डिंग आपके अध्यादेश। ये सुप्रीम कोर्ट के वो महत्वपूर्ण केस है। इसके अलावा और भी केस होंगे। एस आर बोम्बई वाद, एस आर बोम्बई वाद 1994 में आया था, काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। एस आर बोम्बई वाद में संघीय ढांचा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था, बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, तो आप इनको संसद चेंज नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट थे जो आपके पॉलिटी में प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इनको आपको जरूर याद रखना है, और आपको ये पीडीएफ हम जरूर शेयर कर देंगे। आपसे निवेदन एक ही है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके साथ ही 2 तारीख से हमारे यहाँ एक बैच मतलब फ्री में आपके साथ 9 बजे 9 या 9:30 बजे की समथिंग हम एक हिस्ट्री की क्लास लेना चालू करेंगे। उसको आप जरूर जुड़े। 2 तारीख 2 अगस्त बुधवार को 9 या 9:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आंसर राइटिंग बैच और सी सेट बैच जो कि पेड है
वो चल रहे हैं। सी सेट बैच 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, आप उसको देखिए। जुलाई वाला कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि उसमें लेक्चर 20-25 हो चुके हैं। जो अगस्त वाला है वो हम आगे चलाएंगे। बिल्कुल बेसिक से सी सेट सीखिए, बिल्कुल एकदम से। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और आपकी आंसर राइटिंग को कंटिन्यू बना सकते हो। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए और आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।